जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पे जिसका कि नाम है जस्ट पॉलिटिक्स विद नमन। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ चुका होगा, इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ श्योर शॉर्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करने से अलग हटने की एक आप कोशिश मान सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर वे पर हम लोग वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर ही डिटेल्ड एनालिसिस होगा। अब आज के इस वीडियो के बारे में ही अगर हम बात करें तो अभी हमारे देश में G20 की बैठक चल रही है। इस बैठक में भारत की तरफ से सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है वो ये कि कश्मीर में ये बैठक कराई जा रही है। ऑब्वियस ही बात है, कई सारे देशों को इससे चिढ़ मचनी ही थी और भारत के इर्द गिर्द जो देश हैं उनको तो मचनी ही थी। लेकिन इस पूरी की पूरी एक अरेंजमेंट में जो सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ निकल कर सामने आई है वो ये है कि जिस प्रकार से मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसको लेकर रिएक्ट किया है, चाहे वो सऊदी हो, तुर्की हो, मिस्र हो, कोई भी देश हो, जिस तरीके से इन देशों ने इस बैठक में लेने से मना किया या खुद को बचाया है वो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं मेंटालिटी क्या चीज़ होती है। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश भी है और कई जगहों पर तो ये तक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही खुश करने के लिए इन देशों ने ये काम किया है। भाई, सॉलिडारिटी दिखाना भी तो ज़रूरी है, ब्रदरहुड इसी को तो कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण में बात करने वाले हैं इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए या विश्लेषण पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर इस समय पूरी दुनिया का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, सिर्फ आतंकवाद के कारण नहीं बल्कि यहाँ पर हो रही 3 दिवसीय टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर भी, जो कि सोमवार से शुरू करी गई है। बैठक में 25 देशों के 150 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन G20 के अहम सदस्य पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्की और सऊदी अरब कश्मीर में आयोजित बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के करीबी चीन ने भी इस बैठक से दूरी बना ली है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात को लेकर खुशी जताई जा रही है कि सऊदी अरब और तुर्की ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान की सरकार पिछले कई दिनों से मुस्लिम देशों से कश्मीर में होने वाली G20 बैठक का बहिष्कार करने की लगातार अपील भी कर रहे थे। हालांकि इन देशों ने राजनीतिक वजहों से इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है या किसी और वजह से ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अब देखिए, एक बड़ा सवाल फिर ये उठ रहा है कि भारत के चुनावी गलियारों में कि क्या ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। तो देखिए, कश्मीर में आयोजित बैठक में सऊदी अरब और तुर्की का शामिल ना होना भारत के लिए एक झटके के तौर पर भी वाकई में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित कर भारत दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि ये भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही भारत इसके जरिए कश्मीर के पर्यटन को आगे बढ़ाना चाहता है। अधिकारियों का कहना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर क्लब G20 के सदस्य देशों की भागीदारी को भारत के रुख के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था। भारत के इस कदम पर पाकिस्तान भड़क गया था और उसने भारत से अपने सभी व्यापारिक संबंध खत्म कर लिए थे। पाकिस्तान ने राजनीतिक संबंधों को भी सीमित कर दिया था। पाकिस्तान को अपना समर्थन देते हुए तुर्की ने भी अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भारत की आलोचना करी थी। हालांकि सऊदी अरब ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में सऊदी अरब का G20 की कश्मीर में हो रही बैठक से नदारद रहना वाकई में कई सारे सवाल खड़े करता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान कई मौक़ों पर कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। 24 सितंबर 2019 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पिछले 72 सालों से कश्मीर मुद्दे पर समाधान खोजने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दे को सुलझाएं। एर्दोगान जब फरवरी 2020 में पाकिस्तान गए थे तब भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही अहम तुर्की के लिए भी है। उनके इस बयान पर भारत ने पलटवार करते हुए कहा था कि तुर्की भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना ही दे तो बेहतर रहेगा। वहीं जब फरवरी की शुरुआत में तुर्की में भयंकर भूकंप आए तब भारत की रेस्क्यू टीमें मदद के लिए वहां सबसे पहले पहुंचने वाली टीमों में से एक थी। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए तुर्की को भारी मात्रा में राहत सामग्री, मोबाइल अस्पताल और मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान भेजे थे। भारत की इस मदद के लिए तुर्की ने उसे अपना सच्चा दोस्त भी बताया था। उस समय भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुदेल ने कहा था कि दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है। तुर्की में एक कहावत है कि ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्लेषकों का कहना था कि मुश्किल वक्त में भारत की मदद से दोनों देशों के रिश्तों में मिठास आएगी और तुर्की पाकिस्तान के प्रभाव में भारत के मामलों में दखल देने से अब बचे। लेकिन अब तुर्की ने कश्मीर में आयोजित G20 की बैठक से दूरी बनाकर ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश करी है कि पाकिस्तान से उनकी करीबी में कोई कमी नहीं आई है और वह अब भी कश्मीर पर अपने पुराने रुख पर कायम है। सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बेहद अच्छी स्थिति में हैं। कश्मीर के मुद्दे पर भी सऊदी अरब चुप रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी अक्टूबर 2019 में PM मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा करी थी।
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत का हिस्सा रहे एक शीर्ष भारतीय अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला ही मानता है। वहीं साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद से सऊदी अरब और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। सऊदी भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बेहद अहम भी है और दोनों हाल के सालों में काफ़ी अहम आर्थिक साझेदार बनकर उभरे भी हैं। सऊदी अरब में 26 लाख से भी ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। ऐसे में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अनुसार सऊदी अरब कारोबार में अमेरिका, चीन और यूएई के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा सहयोगी है। भारत अपनी ज़रूरत का 18% कच्चा तेल और 22% सीएनजी सऊदी अरब से ही आयात करता है। फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में दोनों देशों के बीच में करीब 42.8 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के करीब रहा है, लेकिन अब भारत और सऊदी की करीबी काफ़ी बढ़ रही है और सऊदी क्राउन प्रिंस भारत के साथ अपने रिश्तों को और अहमियत भी दे रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब का कश्मीर में आयोजित बैठक में हिस्सा ना लेना भारत के लिए वाकई में एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के ऊपर दबाव डाला, क्योंकि व्यापक तौर पर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अखबार हैं उनमें कुछ समय से खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि चीन की तरह सऊदी और तुर्की भी कश्मीर में आयोजित G20 बैठक में हिस्सा ना लें। अखबार लिख रहे थे कि सऊदी अरब और तुर्की का बैठक में हिस्सा ना लेना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगा। इस महीने की शुरुआत में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि G20 के सदस्य देश कश्मीर में आयोजित बैठक में हिस्सा लेकर अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कश्मीर में बैठक आयोजित करने को लेकर कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम इसका ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी इस टिप्पणी पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और G20 की बैठक का भारत और के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होना स्वाभाविक है। वहीं सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि भारत को अपना खास दोस्त बताने वाले मिस्र ने भी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित की जा रही G20 की इस मीटिंग से दूरी बना ली, जबकि मिस्र G20 ग्रुप का सदस्य भी नहीं है और उसे शामिल होने के लिए गेस्ट एंट्री के तौर पर खास न्योता भेजा गया था। इसके बावजूद मिस्र इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। मिस्र के इस फैसले के पीछे का कारण कश्मीर में बैठक का होना है या कुछ और, ये तो अभी तक साफ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान इसे लेकर अभी से इसे भी अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर ही बता रहा है। दरअसल पाकिस्तान बैठक के कश्मीर में आयोजित होने की वजह से मुस्लिम देशों से इसमें शामिल ना होने की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लगातार गुहार कर रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सारे देशों से भी G20 की इस बैठक का बहिष्कार करने की बड़ी अपील करी थी, लेकिन उसकी इस अपील को इन देशों ने सीधे तौर पर अनसुना कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में हो रही बैठक में G20 के देश, खास करके मुस्लिम देश, जुटते हैं तो इससे पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश जाता है कि उनके लिए कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भारत और मिस्र की दोस्ती की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अहम है। मिस्र काफ़ी तादाद में भारत से चीज़ों का आयात करता है। मिस्र हमेशा भारत को करीबी सहयोगी भी बताता है। 26 जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया था। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को लगातार घेरने की कोशिश भी करी थी, लेकिन नाकाम रहा था। पाकिस्तान ने मिस्र समेत सभी मुस्लिम देशों से इस मामले में भारत के खिलाफ खड़े होने की भी अपील करी थी। इसके बावजूद मिस्र और भारत के रिश्तों में कभी कोई संकट नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने से पहले और बाद में कश्मीर विवाद को लेकर मिस्र हमेशा शांत ही रहा और इस विवाद को बातचीत से सुलझाने की वकालत करता रहा। दूसरी ओर पिछले कुछ सालों में इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठकों में भी पाकिस्तान लगातार कश्मीर और भारत के अन्य आंतरिक मुद्दों के खिलाफ प्रस्ताव लाकर अपील करता रहता है। इसके बावजूद कभी भी मिस्र की अब्देल फतेह अल सीसी सरकार ने पाकिस्तान को अपना खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया। इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर मामले में मिस्र की सरकार ने हमेशा दोनों पक्षों की ओर संतुलित होने की कोशिश करी। ऐसे में अब कश्मीर में होने जा रही G20 की बैठक में मिस्र का शामिल न होना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। G20 की इस बैठक में बड़े मुस्लिम देश जैसे कि तुर्की और सऊदी अरब भी शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी खुशी पहले ही पाकिस्तान मना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ये खुशी साफ झलक रही है। सऊदी और तुर्की के बाद मिस्र का भी नाम शामिल होना पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर पहुंचा रहा होगा। रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। इस जंग की वजह से कई देशों के आयात और निर्यात पर काफ़ी असर पड़ा है। इन्हीं देशों में मिस्र का नाम भी शामिल है। जंग के शुरू होने के बाद मिस्र में गेहूं का बड़ा संकट पैदा हुआ, जिससे उबरने में भारत ने दिल खोल कर उसकी मदद करी। पिछले साल मई में भारत सरकार ने ऐलान किया था कि वो गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रही है। भारत में गेहूं की कीमतों का नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया था। हालांकि बैन होने के बावजूद भी भारत ने मिस्र को गेहूं की सप्लाई करी थी।
भारत और मिस्र के बीच कई चीज़ों का आयात निर्यात होता ही रहता है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले दोनों देश लगातार अब एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं OIC वर्ल्ड वेबसाइट के अनुसार साल 2021 में भारत ने करीब $3.25 अरब का सामान मिस्र को निर्यात किया। जो सामान मिस्र भेजा गया उसमें सबसे ज़्यादा तादाद फ्रोजन मीट की रही। वहीं साल 2021 में मिस्र ने करीब $2.5 अरब का सामान निर्यात किया, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद कच्चे तेल की रही थी। तो यहाँ पर भारत और जो दूसरे मुस्लिम देश हैं उन सभी के बीच में व्यापारिक समझौते काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी G20 की बैठक में शामिल ना होना काफ़ी सारे सवाल खड़े करता है, जिनका कई भी हम लोगों ने विश्लेषण भी किया। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और साथ ही साथ फैमिली ग्रुप में भी इसको शेयर ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।